नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। डियर फ्रेंड्स, क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं टॉपिक 2 जो हमारा चला हुआ है, आज होगा यहाँ पे इसका लेक्चर 2। टॉपिक 2 जो है वो है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण रिवीजन। अब टॉपिक 2 का लेक्चर 2 में क्या क्या हमने यहाँ पे बताया था आपको, इसमें हम केवल 3 ही बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो हमारी बात होगी, किसी संख्या की अपरिमेयता को सिद्ध करने के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, और दो थ्योरम्स, थ्योरम 1 और थ्योरम 2। जो थ्योरम फर्स्ट है उसके बिना थ्योरम 2 जो है वो प्रूफ नहीं हो सकती। इसीलिए आपको इस वीडियो के लिए अपना नोटबुक और पेन तैयार कर लेना है, जिससे कि आप इन दोनों थ्योरम्स को तैयार कर सके, क्योंकि ये नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीटली इन 3 पॉइंट्स पर बेस्ड है। इससे पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, जो लेक्चर 1 दिया है टॉपिक 2 में, क्योंकि वे भी यहाँ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो गए इन पॉइंट से, इसीलिए आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस लेक्चर 2 को। तो देखिए, अगर यहाँ पे बात करें संख्याओं की अपरिमेयता ज्ञात करने की विधि को, आप यहाँ पे अपरिमेयता जो है ज्ञात करने की विधि और सिद्ध करने की विधि, इसी में यहाँ पे जिक्र किया गया है, यहीं पे इसका पॉइंट है, वो आप लोग को समझ लेना है। क्या कहता है, हम जानते हैं कि ऐसी संख्या जिसे P अपॉन Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q जो है वो पूर्णांक होते हैं और Q का मान 0 के इक्वल नहीं होता, ऐसी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। बोलिए बात सही है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है पॉइंट? अब साधारणतः किसी भी अभाज्य संख्या P के लिए जो रूट P होता है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। कहने का मतलब है, अगर कोई हमारे पास अभाज्य संख्या है और वो अंडर रूट के अंदर है, यानी उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो वो एक अपरिमेय संख्या होती है। अब संख्याओं की जो अपरिमेयता होती है, समझ आई बात? संख्याओं की जो अपरिमेयता होती है, जिससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको ज्ञात करने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए हम विरोधोक्ति, जिसको कहते हैं कंफ्यूजन, त्रुटि, उपपत्ति, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें कहा गया, जस्ट यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिए एक बात। ये जो विरोधोक्ति द्वारा कहा है, इसमें उपपत्ति का प्रयोग करते हैं। दैट इज, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप परिमेय संख्या लेकर चलेंगे। अगर कोई जो हमको दी गई संख्या है, अगर वो परिमेय संख्या की कंडीशंस को फॉलो नहीं करती है, तो हम कह देंगे लास्ट में जाके कि हमने एक गलत कल्पना कर ली है, यानी त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि जो रूट 5 है या रूट 2 है, जो भी संख्या वहां पे दी गई होगी, कि ये संख्या हमारी परिमेय संख्या है, जबकि निष्कर्ष ये कहता है कि ये जो है अपरिमेय संख्या की कोटि के अंदर आता है। दैट इज, अपरिमेय संख्या जो होती है उसके नियमों को ये फॉलो करता है। कहने का मतलब है कि जो हमारी परिमेय संख्या चलेगी उसकी कंडीशन अगर फॉलो नहीं करेगा तो हम लास्ट में लिख देंगे, अतः निष्कर्ष निकलता है कि दी गई संख्या एक परिमेय संख्या है। बात कन्फर्म? आप एक बार इसको नोट करिए, फिर यहाँ पे आपको थ्योरम फर्स्ट हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखाया जाएगा। ठीक है, उसका जो मिश्रण है, उसका जो प्रयोग है, वो आपको लाइव वीडियो में बताएंगे। वैसे बताया यहाँ भी जाएगा, अप्लाई यहाँ पे भी करके बताया जाएगा, लेकिन वहाँ पे भी आपको एक रिवीजन बेस पे कराया जाएगा। तो अब एक बार इसको नोट करिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट मारिए, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए भाई, परिमेय फर्स्ट महासंग्राम, ये जो है परिमेय की सिद्ध करने की बात है ना, ये इसी से शुरू है। वैसे रियलिटी अगर यहाँ पे देखी जाए तो रियलिटी तो यहाँ से वास्तविक संख्या, जो टॉपिक 2 का लेक्चर फर्स्ट है, वहीं से स्टार्ट हो जाती है भाई एक्सरसाइज 1.2 की। अब यहाँ पे आके ये और डीपली चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है प्रमेय, आप यहाँ पे ध्यान से पढ़िए। मान लीजिए P जो है एक अभाज्य संख्या है,
p जो है एक अभाज्य संख्या है तथा a एक धनात्मक पूर्णांक है। a जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ तक बात क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे लाइन बोलता है यदि p जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, ये प्रमेय कहती है। ये है फर्स्ट प्रमेय। अब देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ। अब इसको हम यहाँ पे समझे किस तरीके से एक्सप्लेन इसका किस प्रकार से करेंगे भाई, स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को जो न्यूमेरिकल फॉर्म होती है उसको भी यहाँ पे आपके लिए हमने यहाँ पे आपके लिए इतना स्ट्रगल करके यहाँ पे इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आप लोगों को दे दिया है जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो पाओ। इसके बाद भी अगर भाई बहन आप यहाँ पे कंफ्यूज होते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है वो वीक है। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं रहेगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट्स बचता है तो आप इससे पिछले लेक्चर्स जो है देख लीजिए, गारंटी हम देते हैं भाई कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है। अब देखिए इसकी बात करते हैं। इसमें यहाँ पे अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है उसके कथन के द्वारा a को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब हम किसी संख्या का फैक्टर करते हैं तो उसके जो फैक्टर्स होते हैं उसको हम गुणनफल के रूप में लिखते हैं। बात क्लियर है। कनेक्टेड करते हुए यहाँ पे चलेंगे। देखिए एक पॉइंट को बस आपको लैंग्वेज जो है वो माइंड करनी है, जो बोल रहे हैं उसको यहाँ पे समझना है, व्यक्त किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए समझिए, माना यहाँ पे लेट कर लिया है कि a के अभाज्य गुणनखंड जो है a के अभाज्य गुणनखंड a इक्वल्स टू p1 p2 p3 अप टू pn है। ठीक है। क्योंकि संख्या p जो है एक अभाज्य संख्या है जो a स्क्वायर को विभाजित करेगी, यानी विभाजित करती है। अगर a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p जो है वो a को भी विभाजित करेगी। समझ आई बात। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कहता है, जहां p1 p2 p3 अप टू pn जो है वे अभाज्य संख्या का काम करेगी, परंतु यह आवश्यक नहीं है, ये भी बात बोल दी है इसने, यह आवश्यक नहीं है कि सभी जो है अलग अलग हो। बात बिल्कुल ठीक है। अब देखिए अगर a के अभाज्य गुणनखंड p1 p2 p3 अप टू pn है तो इनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है। आप दोनों पक्षों का यहाँ पे कर दिया है वर्ग, तो वर्ग करेंगे a स्क्वायर इक्वल्स टू p1 p2 p3 अप टू pn इनटू p1 p2 p3 अप टू pn इक्वल्स टू a स्क्वायर इक्वल्स टू p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर p3 स्क्वायर अप टू pn स्क्वायर, ये बन जाता है। ठीक है। स्क्वायर करने के बाद दोनों पक्षों का यही तो मिलेगा हमें। साथियों बहुत ही ध्यान से हम यहाँ पे इन वर्गों को समझते हुए चलना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है इन्हीं के सहायता से सॉल्व होंगे, इन्हीं के सहायता से प्रूफ होगी प्रमेय की बात। ठीक है। इसीलिए ध्यान से आपको समझना है। अब देखिए ये बात हमको दी गई है कि p स्क्वायर जो है वो एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है, तथा a स्क्वायर को विभाजित करती है, बिल्कुल ठीक बात है। अतः p जो है a स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड बनता है या फिर नहीं बनता है, बताइए आप भाई। जब p जो है a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो p जो है a स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अद्वितीयता के गुण से a स्क्वायर के गुणनखंड केवल कौन कौन से होंगे, p1 p2 p3 अप टू pn है। बात बिल्कुल ठीक है, समझ आ रही होगी। इसीलिए p1 p2 p3 pn में से एक p है। ठीक है। इसका अर्थ यह है कि p अपॉन p1 p2 p3 अप टू pn इक्वल्स टू p जो है a को भी विभाजित करता है। ठीक है। a को भी विभाजित करता है। इस प्रकार p जो है वो a स्क्वायर को भी विभाजित करता है, तो p जो है a को भी विभाजित करेगा। यही बात प्रमेय में कही गई है और इसी बात को यहाँ पे एक्सपेंड करके आपके समक्ष रख दिया गया है। इसका प्रमेय का यहाँ पे बिल्कुल निचोड़ कर दिया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पे
बनेगा। लैंग्वेज यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लिखी गई है, न्यूमेरिकल फॉर्म से कन्वर्ट करके सिंपल फॉर्म में, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है भाई, तो आपको ये जो प्रमेय है ये तैयार कर लेनी है। इसका जो रोल होगा प्रमेय 2 में थ्योरम को सिद्ध करने के लिए, वो भी यहाँ पे आपको बताया जाएगा। आप एक बार इसको पहले नोट करिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझ लीजिए। आप देखिए यहाँ पे प्रमेय नंबर 2 जो है, इसमें कहा गया है √2 को एक अपरिमेय संख्या बता दिया गया है। अगर √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं है, ये आपको समझ लेना है भाई। ठीक है, मेथड है भी तो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, लेंथी है। उस लेंथी को आप ना समझिए, क्या करिए, शॉर्ट मेथड अपना लीजिए। शॉर्ट के लिए आप क्या करोगे, इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए। कहने का मतलब है √2 को यहाँ पे अपरिमेय संख्या कहा गया है, तो √2 को आप परिमेय संख्या मानकर इसको सिद्ध कर दीजिए कि अपरिमेय संख्या है। समझ आई बात? किस तरीके से, देखिए, मान लो कि √2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। अगर √2 परिमेय संख्या है तो इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। बोलिएगा कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, हाँ भैया बिल्कुल ठीक आप बोल रहे हो, बात समझ आई। अगर a/b की फॉर्म में लिखेंगे तो a और जो b है वे हमारी सह अभाज्य संख्या बन जाती है, और b का जो मान होता है वो 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, देखिए यही हमने यहाँ पे बताया है कि माना √2 को हमने यहाँ पे एक परिमेय संख्या मान लिया है, √2 को एक परिमेय संख्या मान लिया है। अगर √2 परिमेय संख्या है तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b जो है सह अभाज्य संख्या का काम करेंगे और b जो है इस इक्वल्स नहीं होगा 0 के। अब पुनः यहाँ पे जब मानते हैं तो a और b में a के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं है। ठीक है, ये हम अब लेट करके चल रहे हैं, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब क्या कहता है, √2 = a/b हम इसको लिख सकते हैं यदि ये परिमेय संख्या है। तो √2 = a/b, दोनों पक्षों को यहाँ पे कर दीजिए वर्ग, क्योंकि रूट की संख्या अपरिमेय संख्या होती है। इसीलिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे किया है लेट परिमेय संख्या के रूप में √2 को, तो इसका रूट हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। वर्ग करेंगे तो √2 का होल स्क्वायर = a/b का होल स्क्वायर यहाँ पे बन जाता है 2 से, यानी स्क्वायर से रूट को हटाएंगे तो 2 बचेगा यहाँ पे =a²/b²। अब b² का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 2b² = a²। समीकरण नंबर फर्स्ट यहाँ पे बन जाती है। बात कंफर्म? अब देखिए, अगर 2b² a² है तो इसका मतलब है कि 2 जो है वो a² को विभाजित करता है। अगर 2 जो है a² को विभाजित करेगा तो साथ ही 2 जो है वो a को भी विभाजित करता है। ये हमें पता है किसके कारण, थ्योरम नंबर फर्स्ट के कारण। ठीक है, क्योंकि थ्योरम नंबर फर्स्ट हमने यहाँ पे पढ़ी हुई है, सीखी हुई है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है थ्योरम नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे लेट कर क्या है, a = हमने 2m, जहाँ m कोई पूर्णांक है। अब a = 2m हम यहाँ पे क्यों रखेंगे भाई, ये भी तो रीजन पता होना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी ना कि चलो ये लिख दिया a = 2m, a = 2c, a = 2n। तो मैथ पॉइंट जो है वो आपको समझ लेना है। यहाँ पे तो हमने सिद्ध कर दिया है कि 2 जो है a को विभाजित करता है, लेकिन यहाँ पे दूसरी भी तो संख्या है ना, b, जो a/b के रूप में बनी हुई है। b यहाँ पे क्या है, b यहाँ पे हर है ना, क्योंकि भिन्न के रूप में परिमेय संख्या चलती है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। एक भिन्न के रूप में परिमेय संख्या चलेगी तभी वो p/q के रूप की बनेगी। अंश और हर मिल के भिन्न यहाँ पे बनाते हैं, ये आपको समझ लेना है। ठीक है, अब देखिए a = 2m हमने यहाँ पे रख दिया, इसीलिए हमको जो है b का भी यहाँ पे सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, b को भी जो है विभाजित करता है, ये कंडीशन आपको दिखानी पड़ेगी। इसीलिए a = 2m समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो समीकरण नंबर 1 है यानी 2b² = a की जगह 2m और इसका होल स्क्वायर, तो 2b² = 4m² यहाँ पे बन जाता है। b² = 4m²/2, 2 से 4 को काटेंगे आएगा 2, b² = 2m² यहाँ पे बन जाएगा। कंफर्म?
अब अगर बी स्क्वायर इक्वल टू 2m² बनता है तो भाई समझ लीजिए 2 जो है बी स्क्वायर को विभाजित करता है। अतः अगर 2 जो है बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 जो है वो बी को भी विभाजित करता है। ये बात भी हमको कहां से पता है? ये बात भाई हमको पता है थ्योरम नंबर फर्स्ट से। तो थ्योरम नंबर फर्स्ट आप समझ चुके होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है थ्योरम नंबर 2 के लिए, क्योंकि एक के बिना दो नहीं आ सकते, गारंटेड है। एक और एक को ऐड करेंगे तभी जाके दो बनेगा। तो भाई थ्योरम नंबर 2 को प्रूव करने के लिए आपको थ्योरम नंबर फर्स्ट को कंफर्म करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। और इसी लैंग्वेज में यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म से कन्वर्ट करके भाई ये देसी लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज यहाँ पे आपके सामने लेके आए जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे क्या कहता है, देखिए समझिए ध्यान से कि ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। बोले बात सही है कि नहीं? ए ये रहा और बी ये रहा, तो इनमें दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या बनता है? उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 2 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और यहाँ 2 जो है ए को डिवाइड कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से 2 जो है वो बी स्क्वायर को भी डिवाइड करता है। अगर बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 जो है वो बी को भी डिवाइड करेगा। अतः ए और बी का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो हमारे पास 2 है, ये आपको समझ लेना है। यही बात यहाँ पे लिखिए, अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु इससे इस तथ्य को विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि हमने जो है एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। यही तो हम यहाँ पे लेट करके चले थे। अब यहाँ पे कहा भी गया था कि भाई पुनः माना ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। बोलिए बात सही है क्या? बिल्कुल ठीक है। अतः जब हम इन सभी चीजों का ऑब्जर्वेशन करते हैं, इनको चेक करते हैं, तो भाई हमारा जो रिजल्ट निकल के आता है, अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि √2 जो है वो हमारी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये है भाई नियम, ये है थ्योरम अपरिमेय संख्या को प्रूफ करने का, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने का। तो भाई आपको ये दोनों की दोनों थ्योरम्स तो पता होनी चाहिए, तभी आप सेकंड नंबर की जो थ्योरम है, किसी संख्या को प्रूफ करने के लिए किसी नंबर को दिए हुए संख्या को, जैसे √2 यहाँ पे दे देगा, इसके बाद √5 भी आएगा, √3 भी आएगा, इन सभी रूट वाली संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए इन दोनों थ्योरम्स के बारे में पता होना चाहिए। तभी आप लोग ये कंफर्म कर पाओगे कि हमारी कौन सी संख्या अपरिमेय है और इसको किस प्रकार से यहाँ पे प्रूफ करना है, किस प्रकार से यहाँ पे विरोधाभास होता है। यानी हमको ये गलत फहमी हो जाती है कि यहाँ पे जो दी गई संख्या है वो अपरिमेय संख्या है। बात सही है। अब अपरिमेय संख्या का अगर हमें यहाँ पे विरोधाभास होता है तो हम क्या लेट करके चलते हैं, जिसके कारण हमें विरोधाभास होता है कि भाई हमें दी गई संख्या को हम क्या कर लेते हैं, एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, ठीक है ना। इसीलिए सब जो है विरोधाभास उत्पन्न होता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, ये तो आपको समझ लेना है कि थ्योरम 2 को समझने से पहले आपको थ्योरम फर्स्ट क्लियर कर लेना है। मेन पॉइंट्स पे यहाँ पे टिक किया गया, अगर आपने नहीं देखा है तो इस पूरे टॉपिक 2 के लेक्चर 2 को आप देख लीजिए, और टॉपिक 2 का जो लेक्चर फर्स्ट है इसको भी आप देख लीजिए, क्योंकि इनमें दोनों लेक्चर्स में केवल वही पॉइंट हमने यहाँ पे ऐड किए हैं जो 1.2 और एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और जो सेकंड नंबर की थ्योरम है ना, ये क्वेश्चन में एग्जाम जो बनता है भाई साहब उसमें भी आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। इसीलिए आपको ये तैयार कर लेनी है, कहीं एग्जाम में ना रख दो, फिर वहां पे ऊपर नीचे देखो कि भाई चल क्या रहा है, क्या हम यहाँ पे सिद्ध करें, ठीक है ना। तो ऐसा काम मत करियो, आप इनको समझ लीजिए। तो करिए आप यहाँ पे एक बार इसको नोट। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करते हैं कि हमारा ये लेक्चर 2 टॉपिक 2 का आपको क्लियर हो गया होगा।
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हमारे ये लेक्चर 2 आपको कैसा लगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है इस लेक्चर 2 को लेकर तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर 2 में बस इतना ही। मिलते हैं अब नए वीडियो में एग्जाम्पल्स के साथ जो होगा अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने से रिलेटेड। तब तक आप इन लेक्चर्स को तैयार कर लीजिए, अच्छे से इनको कंफर्म कर लीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।